ये जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो ट्विंकल खन्ना के पति यानी कि अक्षय कुमार को जो इंटरव्यू दिया, वो एक बहुत ही मशहूर, बहुत ही यादगार, और क्योंकि वो सिर्फ 2 एडजेक्टिव से खुश नहीं होंगे, तो ये मेरा तीसरा एडजेक्टिव, मतलब कि इतना अनोखा इंटरव्यू दिया, मैं उससे अभी भी अपना सर खुजा रहा हूं कि ये हुआ क्यों। ट्विंकल खन्ना जी का भी ट्विटर देखता हूँ कि वो जो मेरे पर गुस्सा निकालती है ट्विटर पे, तो उसके कारण आपके पारिवारिक जीवन में बड़ी शांति रहती होगी। क्या हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं? ये ममता दीदी है। हाँ। साल में आज भी मुझे 1-2 कुर्ते खुद सिलेक्ट करने जाती है, और गुलाम नबी आजाद और मैं बड़े दोस्ताना अंदाज में गप्पे मार रहे थे। अब जरा पहले जाके देखते हैं कि जब पुलवामा की ट्रेजेडी हुई और उसके बाद बालाकोट के एयर स्ट्राइक्स हुए, इस हमले के पीछे जो भी गुनहगार है उन्हें उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। तो वो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को एक राजनीतिक जीवन दान दोबारा से मिला, क्योंकि उनकी जो अप्रूवल रेटिंग्स थी जो काफी गिर गई थी, वो 15 परसेंटेज पॉइंट्स एकदम उन्होंने छलांग लगा दी। उसी वक्त उनको एहसास हुआ कि ये जो बात हो रही है उनकी आर्थिक उपलब्धियों की, उनकी इकोनॉमिक अचीवमेंट की, इससे लोग जो हैं कन्विंस नहीं हो रहे हैं, वो मान नहीं रहे हैं इस बात को। इसलिए उनको लगा कि ये जो जिंगोइज्म है, जो नेशनलिज्म है, ये जो पाकिस्तान को मार दो और ये टेररिज्म को मार दो, ये जो बात वो कर रहे थे, इसका जो स्तर है उसको बिल्कुल बढ़ा दिया जाए, उसको ऑलमोस्ट लीथल लेवल तक ले जाया जाए। और मुझे लगता है कि उस वक्त मोदी जी के स्क्रिप्ट राइटर्स ने उनको शायद शोले फिल्म दिखा दी, क्योंकि जिस तरह से वो उसके बाद उनकी स्पीचेस आई, वो जो धर्मेंद्र का कैरेक्टर होता था फिल्म में वीरू का, वो उसकी तरह के डायलॉग वो बोलने लग गए। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। हमने आतंकियों को घर में घुसकर मारा। हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है, तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? कुछ देर के लिए तो ऐसा लगा कि जो मोदी जी के प्रतिद्वंदी हैं वो एकदम सहम गए थे, एक तरह से एक न्यूक्लियर विंटर में फंस गए थे। लेकिन जिस तरह से उनकी जो ये सख्त बात जो वो कर रहे थे, जो कट्टर सी बात वो कर रहे थे, जब उसका थोड़ा इफेक्ट कम होना शुरू हुआ, तभी राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी ने, जिसको मैं कहूँगा अपना मैनिफेस्टो सरप्राइज किया। उन्होंने एक ऐसा मैनिफेस्टो निकाला जो कि जो पुराने तकियानूसी जो मैनिफेस्टो निकलते हैं पॉलिटिकल पार्टी से, उससे एकदम अलग था, क्योंकि इस दस्तावेज में काफ़ी फ्रेश आइडियाज़ थे, काफ़ी बोल्ड आइडियाज़ थे, लिबरल उदारवादी आइडियाज़ भी थे, और मैं कहूँगा कि पॉलिटिकली रिस्की आइडिया भी थे। अब उनके कई ऐसे शुभचिंतक भी थे कांग्रेस के, जिन्होंने कहा कि आपने ये बिना समझे बूझे जो है अपने आप को एक अग्रेसिव अटैक के लिए तैयार कर लिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अब कहेंगे, और उन्होंने कहा भी कि ये तो मैनिफेस्टो नहीं है, ये तो एक ढकोसला पत्र है। कांग्रेस का जो ढकोसला पत्र है वो भारत का कम, पाकिस्तान का भोंपू ज्यादा लगता है। और लोगों ने कहा कि ये तो हिंदुस्तान को बॉल्कनाइज कर देगा, मतलब हिंदुस्तान को तोड़ देगा। They are an agenda for the balkanization of India. कई लोग तो एकदम बोलने लगे कि ये तो पाकिस्तान में लिखा गया है। जो बात कांग्रेस का ढकोसला पत्र कह रहा है, वो ही भाषा पाकिस्तान भी बोल रहा है। और जो अल्टीमेट चीज थी वो था कि ये जो मैनिफेस्टो है ये टेररिस्ट्स ने बनाया है। Completely favoring separatist and favoring terrorists. ये जो बढ़ा चढ़ा के इतना आलोचना हुई, इतना एग्जैजरेटेड क्रिटिसिज्म हुआ, लग रहा था कि बीजेपी इससे थोड़ी घबरा गई है, पैनिक में आ गई है। और जितने भी हमारे देश में उदारवादी लोग हैं, और इसमें यहाँ पर मैं बीजेपी से माफ़ी मांगूंगा कि अभी भी 2014 के चुनाव को भी अगर आप देखें तो 60% ऐसे लोग थे जिन्होंने बीजेपी की जो बहुसंख्यकवादी, जो मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स है, उसके खिलाफ वोट दिया था। 2014 में भी इन लोगों को कांग्रेस का मैनिफेस्टो थोड़ा पसंद आने लगा था और वो इसकी तारीफ करने लगे थे, और ये जो बज़ था ये बढ़ रहा था, इट वाज ग्रोइंग लाउडर।
अब लग रहा था प्रधानमंत्री मोदी को कि मैं किस तरह से उनको शय और मात दे पाऊं, किस तरह से उनको यहाँ पे काउंटर मूव कर पाऊं। और इस बार मुझे लगता है कि उनके स्क्रिप्ट राइटर्स ने उनको जो पहले शोले दिखाई थी, इस बार उन्होंने रामसे ब्रदर्स की कोई एक हॉरर फिल्म उनको दिखा दी, जैसे कि पुरानी हवेली, जो कि एक बहुत मशहूर हॉरर फिल्म है रामसे ब्रदर्स की। और इससे इंस्पायर होके प्रधानमंत्री मोदी ने शायद अपना सबसे डराने वाला डायलॉग इस अपनी स्पीच में बोल दिया। और वो कहाँ बोला? गुजरात में बोला, जो कि उनकी कर्मभूमि है। और गुजरात में बोलते हुए, जो कि उनकी कर्मभूमि है, उन्होंने कहा कि अमेरिकियों ने पाकिस्तान को वार्निंग दे दी थी कि अगर आप विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान को नहीं छोड़ेंगे तो जो प्रधानमंत्री मोदी है वो कत्ल की रात लेकर आएंगे। और एग्जैक्टली इसी वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने एक फ्रैंकेनस्टाइनियन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फ्रैंकेनस्टाइनियन, गलती कर दी। उस वक्त उन्होंने भोपाल में जो टेररिज्म की चार्ज्ड हैं प्रज्ञा सिंह ठाकुर, उनको बीजेपी का प्रत्याशी बना दिया। तो ये जो प्रज्ञा सिंह ठाकुर है, ना तो वो कोई बाउंड्री में बंधी हुई थी, ना उनकी कोई प्राइम मिनिस्टरियल मर्यादा से वो बंधी हुई थी, ना उनमें कोई सेंस ऑफ राजनीतिक प्रोप्राइटरी या ठीक किस तरह से बिहेव किया जाता है या किस तरह के शब्द बोले जाते हैं, ऐसा कोई उन पे बंदिश नहीं थी। वो तो एक अंग्रेजी में जिसको कहते हैं WMD थी, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन थी। मैंने कहा तेरा सर्वनाश होगा, और ठीक 1.25 महीने में जिस दिन इसको आतंकवादियों ने मारा, उस दिन सूतक का अंत हो गया। कि मैं गई थी, ढांचा तोड़ा था, और इसके बाद तो फिर सारी बंदिशें, सारे फेटर्स एकदम खत्म हो गए। एक महारथी ने तो कह दिया कि राहुल गांधी के हाथ काट देने चाहिए, और एक और ने कहा कि जो बॉम्ब है उस पे उनको बांध देना चाहिए, स्ट्रैप कर देना चाहिए। तो और किसी और ने कहा कि नहीं, किसी भी बॉम्ब पे उनको स्ट्रैप मत कीजिए, उस पे मत बांधिए, उसी बॉम्ब पे करिए जो कि बालाकोट पे हमारी एयरफोर्स ने दागा था। और इसके बाद तो शोर इतना बढ़ गया, इतना डेफनिंग हो गया कि प्रधानमंत्री मोदी, जो कि कभी सोचा नहीं जा सकता था, प्रधानमंत्री मोदी जो थे वो फ्रंट पेजेस से हट गए, वो प्राइम टाइम शोज से हट गए, और ये जो बाकी महारथी हैं, इनकी खबरें पहले पेज पे छपने लग गईं। प्रधानमंत्री मोदी में इतनी राजनीतिक समझ, सूझबूझ तो बिल्कुल है, इतने पॉलिटिकली स्मार्ट वो हैं कि उनको पता चल गया था कि अब वो जो है कंट्रोल लूज कर गए हैं, फ्रैंकेनस्टाइन पे उनका कंट्रोल कम हो रहा है। और ये जो राष्ट्रीय विमर्श में जो बात हो रही थी, ये जो नेशनल नैरेटिव था, ये बिल्कुल उनके हाथ से निकलकर इन लोगों के हाथ में जा रहा था कि जो भी किसी भी तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे थे, कोई भी शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, तो वो सोच रहे थे कि अब इसको मैं कैसे रोकूं, कैसे मैं इसको न्यूट्रलाइज। और तभी शायद उनकी नजर पड़ी होगी अक्षय कुमार की तस्वीर पे, क्योंकि ये तो एक नेचुरल, बहुत ही सबसे बढ़िया न्यूट्रलाइजर थे। ये उनके भक्त भी हैं, मतलब उनके फैन भी हैं, ये सुपरस्टार भी हैं, ये जवां दिलों की धड़कन भी हैं, ये दबंग लोगों के चहीते भी हैं, 18 से 45 तक की एज ग्रुप के बहुत बड़े स्टार हैं। तो अक्षय कुमार तो इस रोल के लिए एकदम परफेक्ट थे। तो इसके बाद तो आपने नोटिस करा होगा कि जिस तरह से जैसे ही अक्षय कुमार की इंटरव्यू आई यूट्यूब वगैरह पे और टेलीविजन पे, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक के बाद एक कितने ऐसे फोटो ऑप्स इस्तेमाल करें जिसमें वो स्माइल कर रहे हैं, जिसमें वो खुल के हंस रहे हैं, वो लोगों के चरण भी छू रहे हैं, वो अपना एक नर्म व्यक्तित्व, एक सॉफ्ट साइड लोगों को दिखा रहे हैं, और जिसको अंग्रेजी में कहीं इज कमिंग अक्रॉस एज अ रेगुलर, कूल एंड अ गुड गाय। तो आप तो अब समझ गए होंगे कि ये जो तरकीब है, ये किस तरह की तरकीब है।